Very good evening, children. How are you all? Hope you all are doing great. तो आज हम poetic device यानी उसे figurative language भी कहते हैं, ये करने वाले हैं। ये क्यों करने वाले हैं बेटा? आपके पेज नंबर 20 में, आपके टेक्सचुअल एक्सरसाइज में आपको पूछा गया है कि फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट कीजिए करके। तो हम वो एक्सरसाइज जरूर करेंगे, मगर पहले हम क्या करते हैं, समझ के पढ़ते हैं। तो हम पोएटिक डिवाइस क्या है, फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है, दोनों क्या समान है, सेम है या क्या है, वो देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो पोएटिक डिवाइसेस आर स्पेशल टूल्स। क्या है बेटा वो स्पेशल टूल्स? जैसे आपके अभी कोई दुल्हन होती है, क्या करते हैं, सजती है, कान का बाली लगाती है, नेकलेस पहनती है, मांग का टीका पहनती है, तो हम सजाते हैं। वैसे एक भाषा को सजाने के लिए तो हमको ये जरूर चाहिए पोएटिक डिवाइसेस। तो ये एक स्पेशल टूल्स होते हैं। कौन इस्तेमाल करते हैं बेटा? ये राइटर्स एंड पोएट्स। किसके लिए? यूज टू मेक देयर राइटिंग इंटरेस्टिंग। तो क्यों करते हैं इसका इस्तेमाल? ताकि उनका जो लिखावट है वो और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और रुचि लाने के लिए उस भाषा में, यानी कि वो जो भी कहना चाह रहे हो, टू एक्सप्रेस इट मोर, इवन मोर बेटर। ओके, राइट। देन व्हाट आर दे सेइंग? figurative language is a type of poetic device. So poetic device के अंदर मान लीजिए कि ये poetic device एक बड़ा छाता है, उसके अंदर आता है ये figurative language. Okay, so figurative language is a type of poetic device that uses imaginative words to create pictures in your mind. तो आपके माइंड में एक पिक्चर, एक तस्वीर, जैसे अभी मैं मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि वो बहुत बहादुर है, मगर मान लीजिए मैं कहूँ कि वो शेर जैसे बहादुर है, या वो शेर ही है, मेरा बेटा तो शेर है, ऐसे सब जब मैं कहूँ तो मैं आपको बहादुरी का इमेजिनेशन करा रही हूँ कि शेर जैसे बहादुर है, ऐसे करके मैं आपको एक इमेजिनेशन करा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वो कितना बहादुर है। तो एक एक लैंग्वेज में कितना बड़ा फर्क आया सिर्फ बोलने का कि शेर वो बहादुर है और शेर जैसे बहादुर है, फर्क आया ना बेटा? तो वो ही होते हैं हमारे पोएटिक डिवाइस। तो फिगरेटिव लैंग्वेज एक टाइप का पोएटिक डिवाइस है। थिंक ऑफ पोएटिक डिवाइसेस एज अ लार्ज टूल किट। तो जैसे मैंने समझाया अभी अम्ब्रेला जैसे, तो आप समझ लीजिए कि एक लार्ज टूल किट है। टूल किट क्या होता है? चीजों को मरम्मत करने के लिए होता है। और एंड फिगरेटिव लैंग्वेज इज सिंपली वन स्पेसिफिक कंपार्टमेंट इनसाइड दैट टूल किट। तो वो टूल किट में जैसे फिगरेटिव स्पीच एक भाग हो उसका, ऐसे मान लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पोएटिक डिवाइस और फिगरेटिव लैंग्वेज में क्या फर्क है ना बच्चों? राइट, यस। तो क्या करता है बेटा ये फिगरेटिव लैंग्वेज? इट हेल्प्स रीडर्स टू सी, हियर, फील द सीन रादर देन जस्ट रीडिंग द डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने अभी कहा, जो सिर्फ पढ़ने का कि वो बहादुर है, या ऐसे उसको महसूस करने का, उसको फील करने का, वो ही करता है ये फिगरेटिव लैंग्वेज। ओके, Comparing a difficult concept to something familiar makes it easier to understand. तो आपको शेर तो सब जानते हैं, तो आपको उसको उसको कंपेयर, उसके तुलना करते हुए मैं बता रही हूँ तो आपको और इजी से समझ में आता है। तो ये ही काम करता है हमारे फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव स्पीच भी कह सकते हैं, फिगरेटिव फिगर्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इनफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, अभी आपको समझाएंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज विशेष रूप में मेटाफर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच करने वाले हैं। क्यों? हम धीरे धीरे जाएंगे, बहुत फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, मेटाफर, सिमिली, ऐसे बहुत होते हैं। तो आज हम विशेष रूप में मेटाफर करेंगे। मेटाफर क्या होता है बेटा? A metaphor is a figure of speech that directly compares two unrelated or unlike things. तो मेटाफर क्या होता है बेटा? डायरेक्ट कंपैरिजन करता है। जैसे मैंने कहा आपको, उस मेरा बेटा शेर है, तो इसका एक गाना बहुत बनता है। मैं गाना इतना, मेरा सुर इतना अच्छा नहीं रहेगा, फिर भी मैं गा लेती हूँ। कोयल सी तेरी बोली,
तो मैंने क्या बोला, कुकू कुकू, ऐसे एक गाना सुना होगा ना, ये पुराना गाना है। तो मैंने बोला कोयल सी तेरी बोली, तो मैंने कोयल जैसे बोली नहीं बोला, कोयल सी तेरी बोली ऐसे बोला। दूसरा मैं एक गाना सुनाती हूँ। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। तो मैंने माँ ने क्या कहा बच्चे को, चंदा है तू, सूरज हो तू, आंखों का तारा है तू। तो क्या बेटा चंदा बन गया, सूरज बन गया, आंखों का तारा बन गया? नहीं नहीं बेटा। तो क्या है वो, चंदा जैसे है मगर हम जैसे यूज नहीं करते हैं। चंदा है ऐसे ही सीधा चंदा है बोल रही हूँ, सूरज है, तारा है, ऐसे आंखों का तारा है। मैंने चंदा जैसे है, सूरज जैसे है, मैंने जैसे का वर्ड उपयोग नहीं किया बेटा, मैंने सीधा विदाउट यूजिंग लाइक और एस मैंने ये किया है। सो देखिए वापस मैं बोलती हूँ, अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच that directly compares two unrelated or unlike things without using like or as. It suggests that one thing is another to create a vivid image or deeper meaning. माने बच्चे को चांद बोल दिया तो वो ही बोल रहे हैं वन थिंग इज द अदर। तो बच्चे को चांद बोल देते वही वन थिंग इज टू अदर। तो हमारे मन में क्रिएट हो रहा है एक इमेज कि बच्चा जो सा चांद जैसे दिखेगा, जैसे हमको माइंड में एक इमेज क्रिएट होता है। तो वो ही काम करता है हमारा मेटाफर। ओके, समझ में आया बेटा? तो आप भी खूब ये गाना याद रख लीजिए। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। है ना बच्चों? आप लोग सब क्या बोले, चंदा है, सूरज हो, आंखों का तारा हो हमारे लिए, है ना, हमारे देश के भविष्य हो। तो खूब पढ़िएगा बेटा, ऐसे समझ के पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए, राम इज नाइट आउल, तो मैंने राम को सीधा उल्लू बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि राम रात को जगता है ना। तो राम इज अ नाइट आउल। सो यहाँ पर क्या वो मतलब हुआ, कंपेयर्स राम टू एन आउल। आउल क्यों? क्योंकि आउल जो है नॉक्टर्नल एनिमल है। नॉक्टर्नल एनिमल माने क्यों, जो रात को जगते हैं। विदाउट यूजिंग लाइक और एस, और हमने उल्लू जैसे है हमने इस्तेमाल नहीं किया, सीधा राम उल्लू है बोल दिया मैंने। ओके ना? तो डायरेक्टली इक्वेटिंग द पर्सन्स बिहेवियर टू द आउल। ओके, इज इट क्लियर? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा यहाँ पर कि राम इज द नाइट आउल। तो ऐसे बहुत सारे मेटाफर देखेंगे। अगली कक्षा में हम सिमिली भी देखेंगे, और हम क्या करेंगे, हम सिमिली और मेटाफर का तुलना करके हम लोग को डिफरेंशिएशन आता है क्या, हम देखेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, आर सोल्जर्स वेर लायंस इन द वॉर। तो यहाँ पर सोल्जर्स लायन जैसे क्या बोले, बहुत लायन जैसे थे युद्ध में, नहीं बोल रही हूं मैं। आर सोल्जर्स वेर लायंस इन द वॉर, हमारे जो सैनिक हैं शेर थे युद्ध में। शेर थे, सीधा शेर ही बोल रही हूँ, शेर जैसे नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ बेटा। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स द सोल्जर्स फॉट लाइक लायंस। सोल्जर्स जो है लायन के जैसे लड़े, मगर मैं जैसे का उपयोग इस सेंटेंस में नहीं किया है, ध्यान दीजिए, उसे ही कहते हैं हम मेटाफर। अगला, माई फादर हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन। तो मेरे पिताजी को क्या है, मेरे पिताजी का दिल पत्थर है। सो पत्थर जैसे दिल, ऐसे बोल सुना होगा ना आपने। तो मेरा पिताजी का दिल पत्थर है मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पर भी जैसे का उपयोग नहीं किया है। तो मैं सीधा मेरे पिताजी के दिल को पत्थर के साथ कंपेयर कर रही हूँ, यानी कि वो दिल जो है पत्थर है बता रही हूँ। ठीक है ना? तो इसका अर्थ क्या हुआ, टर्न नेचर, यानी कि बहुत कठोर है करके मैं बता रही हूँ। ओके, राइट। ही इज अ शाइनिंग स्टार। तो वो क्या है, चमकता हुआ सितारा है। सितारा है क्यों? क्योंकि वो बहुत ही क्या है, टैलेंटेड है, सक्सेसफुल है। तो ऐसे सब जब किसी को बोलना है तो हम बोल सकते हैं ही इज अ शाइनिंग स्टार, शी इज अ शाइनिंग स्टार, ऐसे। तो इम्प्लाइंग ही इज ब्रिलियंट, टैलेंटेड एंड और सक्सेसफुल। तो उसका मतलब बता रही हूं कि उस मेटाफर का क्या मतलब होता है। ओके,
राइट। तो आपको मैं मेटाफर भी बता रही हूँ और मतलब भी बता रही हूँ बेटा। यहां पर देखिए, यू आर सिटिंग ऑन अ विनिंग लॉटरी। तो हम बता रहे हैं आपको कि यू आर सिटिंग ऑन अ विनिंग लॉटरी, तो क्या लॉटरी के ऊपर बैठे हैं, उसका मतलब ऐसा होता है क्या? तो ये ऐसे बेटा लिटरल मीनिंग नहीं लेने का, लिटरल यानी कि जैसे है सेंटेंस बोल रहा है वैसे ही नहीं लेने का। इसका मतलब क्या है? यू आर सिटिंग ऑन अ विनिंग लॉटरी, अ टर्म विनिंग लॉटरी इज यूज टू एम्फसाइज ऑन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यानी कि आपको बहुत बड़ा मौका मिला है, सुनहरा मौका मिला है, तो आप है ना उसको इस्तेमाल कर लीजिए, और यानी कि आपका लाइफ तो अच्छा है। यानी कि लॉटरी जैसा, जैसे लॉटरी पे बैठे हो वैसे बोलने के टाइम में हम ये जो है हम यूज कर सकते हैं, यू आर सिटिंग ऑन अ विनिंग लॉटरी। कभी कभी होता है ना बेटा, कोई, अब ये मान लीजिए आपको कैसे उदाहरण समझाऊं, कि आपके स्कूल में या हमारे यानी कि कोई किसी के काम में सब काम वो कर लेते हैं, मगर आके और कोई आके उस काम पर बैठ के ऐसा बोलता है कि बस मजे हैं। तो वैसे है ना, तो उनको सब हम बोल सकते हैं, अरे यार तुम तो सब काम बन गया है तुम्हारा, तो तुम तो विनिंग लॉटरी पे बैठे हो। सो लाइक दैट यू कैन टेल देम यू आर सिटिंग ऑन अ विनिंग लॉटरी। यानी कि आपका स्पेड वर्क सब वो कर चुके हैं, कोई तो कर चुका है, आपको सिर्फ वहां बैठे हो, बस ऐशी ऐशी है, ऐसे करके बोलते हैं ना बेटा। सो दैट इज हाउ यू कैन से यू आर सिटिंग ऑन अ विनिंग लॉटरी। राइट। माई लिटिल ब्रदर इज वॉकिंग डिक्शनरी। तो यहाँ पर ब्रदर को डिक्शनरी के साथ कंपेयर किया गया है। तो क्या है उसका मतलब क्या है? क्या ब्रदर डिक्शनरी के साथ चल रहा है? तो यहाँ पर चित्र भी देखिए बेटा, एक लड़के को इसे जैसे डिक्शनरी जैसे बनाया हुआ है, वॉकिंग डिक्शनरी। उसका मतलब क्या है? माई लिटिल ब्रदर इज अ वॉकिंग डिक्शनरी। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही इंटेलिजेंट है। ही नोज अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, यानी कि उसको बहुत सारे शब्द और उसके अर्थ और बहुत सारी चीजें का ज्ञान है करके बताने के लिए माई ब्रदर इज अ वॉकिंग डिक्शनरी हम बोल सकते हैं। ओके। अगला, शी इज एन ओपन बुक। तो हम क्या कहते हैं? खुली किताब है ऐसे बोलते हैं। उसका मतलब क्या है? यानी उसके मन में कुछ नहीं है, वो खुली किताब जैसे है, सब कुछ जो भी है बोल देती है। सो शी इज एन ओपन बुक का मतलब क्या है बेटा? दैट शी इज वेरी रिवीलिंग, लाइक डिस्क्राइबिंग अ पर्सन टू अ हॉनेस्ट एंड रिवीलिंग अबाउट हिज और हर लाइफ। यानी कि खुली किताब है, मेरा तो लाइफ खुली खुली किताब है, सब जानते हैं मेरे बारे में, ऐसे आपने सुना होगा हिंदी में। तो ये ही है उसका मतलब। यस, शी इज एन ओपन बुक उसका मतलब। यस, राइट। अगला, शी इज एन अर्ली बर्ड। तो पक्षी क्या करते हैं? सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं। अगर हम शी इज एन अर्ली बर्ड बोला है तो उसका मतलब क्या? बहुत जल्दी उठने वाले को ऐसे हम बोल सकते हैं, शी इज एन अर्ली बर्ड। तो उसका क्या है बेटा? डिस्क्राइबिंग अ पर्सन हु वेक्स अप अर्ली। जो जो कोई भी जल्दी उठता है उसको ये हम कह सकते हैं, शी इज एन अर्ली बर्ड। अगला, टाइम इज थीफ। तो क्या बेटा समय चोर होता है? हाँ, समय बहुत बड़ा चोर होता है, टाइम कैसे जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है ना बेटा? तो उसको कहने के लिए ही, अभी हमारा क्लास कितना फास्ट फास्ट चला जाता है, ऐसा लग रहा है अभी शुरू किया मगर खत्म ही होने वाला है। तो ऐसे ही इसी को ही बोलते हैं टाइम इज थीफ। उसका मतलब क्या है? He compares time to thief, suggesting it takes away things from us like opportunities and moments. So हमारे आगे आने वाले opportunities, moments सब यूं चुटकियों में ऐसे समय खत्म हो जाता है, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि कैसे समय बीत गया। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं टाइम इज थीफ। तो मैंने एक 8 की 9 10 मेटाफर्स हमने डिस्कस किए होंगे इस नो क्लास में। तो अभी हमारा टाइम हो गया स्पोकन इंग्लिश का। तो हम इस पर आपको एमसीक्यू भी रखेंगे, आज जो मेटाफर सिखाया है। अगली कक्षा में हम सिमिली सीखेंगे और हम सीखेंगे सिमिली और मेटाफर में क्या अंतर है। ओके बेटा, तो आज आप जाके वापस इस वीडियो को देखिएगा या तो फिर और जाके नोट्स अपना देखिएगा, ताकि आप है ना उसको बहुत बढ़िया से समझ पाओ। तो अब पिछले क्लास में हमने दिस दैट सीखा था, आज हम दिस दैट दोस सभी को हम साथ में देखने वाले हैं। ओके। तो हमने क्या देखा था बेटा? कि जो भी नियर है, आपके निकट है और सिंगुलर में है,
कोई भी वस्तु, तो हम क्या कहेंगे उसको? दिस, दिस इज अ पेन, ऐसे कहेंगे। करेक्ट। यस, ऐसे कहेंगे, हमने सीखा था। तो मैं इसको जरा बड़ा कर देती हूँ ताकि हम आपको, उसके बाद में अगर दूर है आपका और सिंगुलर है आपका जो नाउन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो आप लिखोगे वापस दैट इज अ पेन। ओके, ऐसे लिखोगे। फिर हमने सीखा था ये भी, अगर निकट है मगर जो ऑब्जेक्ट, जो भी बात आप कर रहे हो ऑब्जेक्ट या पर्सन के बारे में, वो प्लूरल है, तब आप क्या कहोगे बेटा? दीज आर पेन्स। ध्यान रहिए, यहाँ पे पेन्स आ रहा है, प्लूरल है, पेन बहुत सारे पेन है और निकट है, तो दीज आर पेन्स लिखोगे। अगर दूर है और वापस आपका ऑब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो आप क्या कहोगे बेटा? दोस आर पेन्स। ठीक है, एक ही वस्तु के साथ मैंने लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, समझ में आयो कि कब दिस इज अ पेन बोलना है, कब दैट इज अ पेन बोलना है, कब दीस आर पेन्स। सो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आर कहाँ लगेगा, इज कहाँ लगेगा, और दीस कहाँ, दोस कहाँ, दिस कहाँ, दैट कहाँ। ये सब हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो अभी आपको और एक बार लिखना है तो लिख लीजिए, ताकि हम अभी आपसे ये जो भी हम आज वापस से रिकैप करने वाले हैं, ताकि आप कितना समझे हो, ये जो दिस दैट दोस्त का कॉन्सेप्ट जो है, आप कितना समझे हो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो लिखना है तो लिख लीजिए। आपको चित्र अभी हम दिखाएंगे और आपको हमको जवाब देना पड़ेगा। ओके, तो उसके सो हम रिवाइज भी कर लेंगे। मैं हटा दूं बेटा? यस, कैन आई रिमूव दिस? यस। So we will go to the activity now and then we will proceed further. Can you see this? Dash is a lollipop. तो हम क्या कह रहे हैं? ये जो है निकट है। जब निकट है तो हाथ आपको पास में दिखेगा, अब जब दूर है तो एक एरो मार्क के साथ दिखेगा आपको। तो आपको, मैं बार बार ये निकट है, यहाँ पर एक वचन है, यानी सिंगुलर है, प्लूरल है, मैं नहीं बताऊंगी। आप ही ध्यान दीजिए और मुझे बताइए, डैश इज अ लॉलीपॉप, क्या लिखोगे बेटा इसमें? दिस, दैट, दोस या दिस। आंसर आप ए बी सी डी में भी कह सकते हो। ओके, राइट, बताइए मुझे। यस, ये पास में है, नियर है, यस बराबर है। तो नियर है तो क्या उपयोग करेंगे? वेरी गुड बच्चों, ए ऑप्शन राइट, दिस इज अ लॉलीपॉप। वेरी गुड, वेरी गुड। डैश आर एनिमल्स, अभी बहुवचन है, देखिए प्लूरल है। यस, एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं और निकट ही है, नियर ही है। चलिए बोलिए, क्या लिखोगे आप? बोलिए क्या लिखोगे? यस, परफेक्ट, क्या लिखोगे? पास में है, दूर है तो ही दोस्त लिखेंगे, पास में है तो हम दीज आर एनिमल्स लिखेंगे। अगला देखेंगे हम, डैश आर ब्लॉक्स, वापस बहुवचन है, प्लूरल है बेटा, तो और निकट है, तो हम दोस्त लिखे या दीस लिखे, इन दोनों में से। जब भी प्लूरल है तो दीस या दोस्त में से आपको चुनना है, जब भी एक वचन है दिस या दट में से आपको चुनना है। बराबर ना? अभी ये निकट है तो हम दीस लिखेंगे, सही बात है, सही बात है। वापस यहाँ पे, तो आप सेंटेंस ऐसे छोटे छोटे, आपके स्कूल में जो बुक्स हैं, जो स्टेशनरी आइटम्स है, जो क्लासरूम ऑब्जेक्ट है, उसको दिखा दिखा के सेंटेंस बात के, जब बहुवचन में आप बोलोगे दीज आर बुक्स बोलोगे, जब दूर है तो दोज आर बुक्स बोलोगे, ऐसा ना? तो ये भी निकट है बुक्स, और बहुवचन में है, प्लूरल है, तो यहाँ पर दीज आर बुक्स। परफेक्ट चिल्ड्रन। नेक्स्ट, डैश इज अ बॉल, ये देखिए दूर है, यहाँ पे एरो मार्क है, ये बॉल जो है हाथ के पास में नहीं है, दूर है, और बहुवचन नहीं है, एक वचन है, इट्स अ सिंगुलर। बोलिए क्या लिखोगे? ये सिंगुलर है और दूर है। पास में हो तो आप यहाँ पर दिस लिख सकते हो बेटा, यहाँ पर आप दैट ही लिखोगे, राइट? ओके, सो आप लिखोगे दैट।
अगला देखेंगे हम। डैश इज अ कैरेट। अभी वापस कैरेट दूर बता रहे हैं हमको, नजदीक में नहीं है। तो आप क्या लिखोगे बेटा? एक वचन ही है, बहुवचन नहीं है। इट्स अ सिंगुलर वन, इट्स नॉट प्लूरल। इफ आई राइट ओवर हियर कैरेट्स, इमेजिन आई एम राइटिंग ओवर हियर कैरेट्स। यहाँ पर कैरेट्स है और यहाँ पर और एक कैरेट मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। तब आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखोगे? दोस आर कैरेट्स लिखोगे आप। अगर यहाँ पर कैरेट्स हो तो दोस लिखोगे। ओके। मगर यहाँ पर कैरेट्स नहीं है, केवल एक कैरेट है, तो यहाँ पर दीज आर कैरेट्स लिखोगे, है ना? आई मीन दैट इज अ कैरेट लिखोगे, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए बेटा, दो कैरेट है। ओके, मैं और एक बार समझाती हूँ। यहाँ पर ये मैं इस यहाँ पर हटा देती हूँ ताकि मैं इजीली आप समझ जाओ। ओके। तो यहाँ पर डायग्राम से समझ लीजिए कि यहाँ पर दोस आर कैरेट्स करके यहाँ पर लिखूंगी। सेंटेंस भी लिख के बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दोस आर कैरेट्स, अगर बहुवचन हो तो आप ये से लिखोगे। ओके। ये आर है बेटा, राइट? पेंसिल। ओके। ऐसे दोज आर कैरेट्स करके लिखोगे। मगर यहाँ पर सिर्फ एक कैरेट है और यहाँ पर दूर है, सो क्या लिखोगे बेटा? दैट इज अ कैरेट लिखोगे ना बेटा? समझ में आया अंतर? दैट इज अ कैरेट लिखोगे। सो कैरेट दूर है, दैट लिखोगे। कैरेट्स पास दूर है वापस, तो आप दो दैट आर कैरेट्स ऐसे इंग्लिश नहीं लिखोगे। दैट आर कैरेट्स, दोस आर कैरेट्स बोलोगे। समझ में आया? ओके। ठीक है, अभी समझ में आया क्योंकि आपने आंसर गलत किया था, तो मैंने सोचा आपको और एक बार समझा दूं। राइट। तो अभी वापस बता रही हूँ, एक ही कैरेट है यहाँ पर और दूर है, तो मैं दैट इज द कैरेट लिखूं। राइट। डैश इज इग्लू। यहाँ पर एन क्यों लगा बेटा? यहाँ पर आई आई इ इ इ आई का साउंड इ है, तो इग्लू वावल का साउंड जब भी आता है तब आप एन लगाओगे आगे में, अ नहीं लिखोगे। तो यहाँ पर क्या है? निकट है, तो इसीलिए दिस इज एन इग्लू लिखोगे। अगला देखेंगे। वापस निकट है और यहाँ पर बहुवचन है, तो दीज आर कुकीज। परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट। फ्लावर्स प्लूरल है, बहुवचन है, दूर है, दोस आर फ्लावर्स। अभी समझ गए मेरे बच्चे? जल्दी जल्दी आंसर्स मिल रहे हैं। दूर है ये एलिफेंट और एक वचन है, एक ही एलिफेंट है, तो यहाँ पर दैट इज एन एलिफेंट। यहाँ भी एन लिखा है बेटा क्योंकि वावल है, तो एन एलिफेंट बोलोगे। डैश इज अ फैन, निकट है और फैंस नहीं है, एक ही फैन है। दिस इज अ फैन। डैश इज एन ऑक्टोबस। क्या है बेटा? ऑक्टोबस दूर है, तो हम क्या लिखेंगे? दैट इज एन ऑक्टोपस लिखेंगे ना बेटा हम, क्योंकि एक ही ऑक्टोपस है। ओके। और दो तीन देख के फिर हम एमसीक्यू करने जाएंगे। डैश आर बर्ड्स, बहुत दूर है बर्ड्स, तो क्या लिखोगे बेटा? दूर है और बहुवचन है, प्लूरल है। यस, दोस आर बर्ड्स। नेक्स्ट। डैश आर स्टार्स। क्या लिखोगे बेटा? डैश आर स्टार्स दूर है, सेम। यस, दोज आर स्टार्स। बी ऑप्शन ही सही है। लास्ट वाला। डैश इज एन एप्पल। आप क्या लिखोगे? एन एप्पल। पास में है, निकट में है। यस, परफेक्ट, ए ऑप्शन सही है। दिस इज एन एप्पल। ओके बेटा। तो आप समझ गए होंगे कि अभी दिस दैट दोस एंड दीज का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से। अभी हमारा समय हो गया एमसीक्यू का। जो हम आज सीखे थे, जो मेटाफर का है, आपको वो ही हम रखे हैं एग्जाम में। तो आप है ना, मुझे बताइए आंसर्स इसका।
पहला सवाल आपके सामने है बेटा। माई ब्रदर इज अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, दिस मीन्स डैश, इसका क्या मतलब है बेटा? राइट, he carries books everywhere, A option. B option, he knows a lot of information. C option, he writes encyclopedia. D option, he works in a library. My brother is a walking encyclopedia. इसका क्या मतलब है बेटा? हमने आपको सिखाया था, ये मेटाफर है, ओके। और इसका क्या मतलब है? He carries books everywhere. Yeah, B option, he knows a lot of information. C option, he writes encyclopedia. D option, he works in a library. इनमें से क्या है? चलिए अगला सवाल। Which sentence contains a metaphor? इन चार सेंटेंस में कहाँ है मेटाफर? तो मेटाफर में क्या करते हैं? तुलना कर रहे हैं। मगर हम कैसे तुलना करते हैं आपको मैंने मेटाफर का बताया था, राइट? तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका, द स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट कवरिंग द टाउन। बी ऑप्शन, द स्नो फॉल्स जेंटली फ्रॉम द स्काई। तो कहाँ पर तुलना है? ध्यान दीजिए बेटा। द स्नो इज वेरी कोल्ड एंड वेट। द स्नो पाइल्ड अप अगेंस्ट द फ्रंट डोर। द स्नो पाइल्ड अप अगेंस्ट द फ्रंट डोर। इनमें से क्या है बेटा? आपको मेटाफर कहाँ पर है पहचानना है, राइट? हो गया। थर्ड वन, टाइम इज थीफ, व्हाट डज द मेटाफर सजेस्ट? तो ये जो मेटाफर टाइम इज थीफ है, इसमें क्या कहा जा रहा है? टाइम फिजिकली स्टील्स आइटम्स फ्रॉम पीपल। फिजिकली माने टाइम जो आके, जैसे चोर आके खुद ब खुद आके इन या बाकाई में आके चुराते हैं, वैसे टाइम आके चुराता है लोगों से। टाइम इज अ पर्सन वेयरिंग अ मास्क। टाइम जो है मास्क पहन के एक इंसान है जो मास्क पहना हुआ है। टाइम स्लोली एंड क्वाइटली टेक्स अवे मोमेंट्स विदाउट यू नोटिसिंग। यानी टाइम जो है धीरे धीरे आपका जो समय है, आपको आपको पता ही नहीं चलता है, वो निकाल लेता है, यानी कि फिनिश हो जाता है। स्लोली एंड क्वाइटली टेक्स अवे द मोमेंट्स, ओके। डी ऑप्शन, टाइम रन्स वेरी फास्ट, यानी टाइम जो बहुत जल्दी जाता है। इनमें से क्या है? He has a heart of stone. What does this metaphor mean? यानी कि he has a heart of stone. इस मेटाफर का मतलब क्या है? To describe the actual medical condition of a heart, यानी कि मेडिकल कंडीशन क्या है, यानी कि एक्चुअल इसका ये एक मेडिकल कंडीशन है हार्ट का, वो बताया जा रहा है। टू एक्सप्रेस ही इज इमोशनली हार्ड, यानी कि इमोशनली वो बहुत ही कठोर है। टू शो दैट ही हैज अ हेवी हार्ट, उसका बहुत भारी दिल है। टू शो ही इज वेरी स्ट्रांग, यानी कि वो बहुत ही सख्त है, स्ट्रांग है, ताकतवर है। इनमें से क्या है बेटा? चलें लास्ट सवाल पर। हो गया, ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन। विच सेंटेंस इज अ मेटाफर? इनमें से कौन सा सेंटेंस मेटाफर है? द क्लाउड्स वेर लाइक कॉटन बॉल्स। द क्लाउड्स फ्लोटेड जेंटली। द क्लाउड्स वेर कॉटन बॉल्स इन द स्काई। द clouds looked white. The clouds looked white. हो गया। यहाँ पर क्लाउड्स कर लीजिए, सी लिख लीजिए, द क्लाउड्स लुक्ड वाइट। You can add a C over here. Okay, it's clouds. Right. Can we go to the next? Right. Okay, हम जाएं अभी, आंसर्स डिस्कस करने जाएं। आप लोग ने सब लिख लिया होगा। सो यहाँ पर ये वाला लिखिएगा, क्लाउड्स। ओके, राइट। चलिए, अभी मैं क्या करती हूँ, आपको आंसर्स डिस्कस करती हूँ, फिर हम जाएंगे आगे।
तो पहला सवाल, माई ब्रदर इज अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, हमने आप पहले देखा था कि वो क्या है, उनको बहुत सारा इंफॉर्मेशन पता है, यानी सारे मीनिंग सारे वर्ड्स पता रहते हैं, बहुत ज्ञान रहता है, ही नोज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इज राइट। ओके, मेटाफर इनमें से क्या है, विच सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में मेटाफर है? तो यहाँ पर देखा था, स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट, यानी कि जो बर्फ है उसको एक वाइट ब्लैंकेट जैसे कहा है, सफेद ब्लैंकेट जैसे कहा है, जो पूरे शहर को कवर करके रखा है। तो यहाँ पर जैसे का वर्ड नहीं यूज किया है, मगर स्नो को ब्लैंकेट के साथ तुलना की गई है, तो इसीलिए ये एक मेटाफर है। तो तुलना है, मगर लाइक और लाइक का वर्ड नहीं यूज किया है। टाइम इज थीफ, व्हाट डज द मेटाफर सजेस्ट? तो टाइम जो है चोर है बताने के लिए, वो क्या है, पूरा हमारा जो मोमेंट्स है हमको पता ही नहीं चलता है, निकाल लेता है। सी ऑप्शन ही सही है, राइट। ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, व्हाट डज दिस मेटाफर मीन? कि यानी कि उसका दिल पत्थर है, तो वो बहुत ही इमोशनली अंदर से कठोर है, तो इमोशनली हार्ड ही लिखोगे, ताकतवर नहीं है, इमोशनली हार्ड है। क्योंकि पतला होके भी दिल उनका पत्थर रह सकता है, तो जरूरत नहीं है कि मोटा होना या ताकतवर होने से उनका दिल पत्थर होता है, तो इसीलिए ये ही सही है। बहुत लोग इन दोनों में से कंफ्यूज कर लेते हैं, बी ऑप्शन सही है। विच सेंटेंस इज अ मेटाफॉर? तो यहाँ पर लाइक का उपयोग किया है कि क्लाउड्स जो है कॉटन बॉल्स जैसे हैं, तो ये मेटाफर नहीं है। यहाँ पर देखिए बेटा, द क्लाउड्स वेर कॉटन बॉल्स इन द स्काई, यानी कि जो क्लाउड्स जो है कॉटन बॉल्स ही थे जैसे, बस तो वैसे ही, इसीलिए ये ही सही है। ओके बेटा, तो हमारे आंसर्स हो गए हैं, ऑल 5 आंसर्स। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में हम सिमिलीज आपको सिखाएंगे, और सिमिली और मेटाफर का और भी हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।